Tata Motors has launched their Curve this time in its ICE version. We have known a little bit about the Curve ICE, but to talk more about it, I have Mr. Mohan Savarkar with me today. Thank you so much, Mohan sir, for joining us today. पहला सवाल सबसे पहले तो congratulations after Curve EV got a great response, and now you have Curve ICE. Yes. So tell us, it's a mid-size SUV segment product. ये सेगमेंट बहुत ही टफ कंपटीशन वाला है. यहाँ पर लगभग जितनी भी कंपनियां उनके कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप के प्रोडक्ट्स है. तो कर्व इस सेगमेंट में कैसे अपनी पहचान बनाएगी? अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि इस सेगमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं, 9 तो है ही हैं और हम शायद 10वें होंगे. और हम चूंकि काफ़ी देर से इस सेगमेंट में आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि एक अलग प्रकार का प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को दिया जाए. तो जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें एसयूवी के सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उससे ऊपर इसकी बॉडी स्टाइल जो है वो हमने बहुत अलग बनाई है, लाइक अ कूपे. एंड वर्ल्ड वाइड यू वुड नो दैट मोस्ट ऑटोमेकर्स हैव एसयूवीज of which the higher versions are normally a coupe. So it's a more premium version normally. And that is what we are bringing into India for our consumers this time. And with that, of course, we have many powertrain options and DCT automatic options that I'm sure will be attractive to many of our consumers. And we are sure that we can make a good mark for ourselves in this segment. एंड प्राइसिंग भी आपको बता देती हूँ, यहाँ पर 9.99 लाख से शुरू हो रही है और बाकी भी जो आपने अपने इंजन दिए हैं उनकी प्राइसिंग स्टार्टिंग प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं. सबसे पहले तो अब यहाँ पर एक चीज जो इस पर लोगों को काफी सवाल होता है कि ये नेक्सॉन से कितनी अलग है, बिकॉज बहुत सारे नेक्सॉन कस्टमर्स जो कि वेट कर रहे थे कि टाटा प्रोडक्ट कुछ आए तो वहां पर फिर वो या तो फिर उनको हैरियर की तरफ जाना पड़ता था, विच वाज अ बिग जंप. सो कर्व अब उनके लिए एक बड़ा ऑप्शन बन सकती है. तो नेक्सॉन से कितनी अलग है, क्या चीजें हैं इसमें जो कि लोगों को अट्रैक्ट करेंगी? पहले तो ये बता दूं कि हमें बताया था टाटा मोटर्स ने कि टाटा कर्व जो है वो नए प्लेटफॉर्म पर है, एटलस प्लेटफॉर्म. तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये नेक्सॉन का जो प्लेटफॉर्म है अल्फा, उससे कितना अलग है? तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही नया है, इसका और नेक्सॉन का कोई संबंध नहीं है. और ये जब हमने सोचा कि हम मिड साइज एसयूवी बनाएंगे, तब हमने देखा कि हैरियर से बनाना या नेक्सॉन से बनाना, उससे कुछ बात नहीं बन रही थी. तो इसलिए इसके लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम हमने एटलस रखा है. एंड विद दिस वी आर ensuring that this platform provides immense scalability as well as performance, as well as an ability to continue to grow on our safety pillar. All this is possible with this. Plus, being an SUV, you will find an extremely dynamic and very good at handling with very many powertrains. It's a extremely new product offering from our side. And the way we see it is that people who have been having Nexons, when they want to upgrade, can easily come to this platform. And in the maybe the upgrade after this, they can go to the Harrier. So this kind of provides a midpoint for people to switch from Nexon to Curve to then Harrier. तो एटलस को डेवलप करने में आपको कितना टाइम लगा? तो जैसे कि आप जानते हैं, हर नए प्रोडक्ट के लिए 3 साल से ऊपर टाइम लगता है. तो इसको भी उतना ही टाइम लगा है. हमने ये काम 3 साल से ज़्यादा पहले शुरू किया था और तब से अब तक इसकी पूरी इंजीनियरिंग, पूरे पावर ट्रेन एडेप्टेशन, उसके ऊपर एडैस और ESP और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम लेती हैं. और इसमें कुछ टाइम हमको समर में काम करना पड़ता है, कुछ में विंटर में काम करना पड़ता है. एंड कुछ चीज़ें भारत के अंदर होती हैं, कुछ भारत के बाहर होती हैं. तो ये सब मैनेज करते करते इतना टाइम लग ही जाता है इसमें. ओके, अब ये सवाल ये कि आपके पास अल्फा प्लेटफॉर्म था, तो कर्व के लिए नया प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या वो चीजें हैं जिस पर आपने फोकस किया है इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए? और दूसरा सवाल ये भी है कि नेक्सॉन का जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पर तो 5 स्टार आ चुका है. जब आप एटलस डेवलप कर रहे थे तो सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लिए हैं जिससे कि बॉडी जो है वो स्टेबल रहे? Sure.
तो जब हमने नया प्लेटफॉर्म बनाया है तो इसमें आपने देखा होगा कि हमने एक चित्र भी दिखाया था पहले, कि जिसमें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द कार, जहाँ से इम्पैक्ट कार को लग सकता है, उसमें एक कंटिन्यूअस फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। और उस कंटिन्यूअस फ्रेमवर्क में एक से ज़्यादा तरह से फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट का जो इम्पैक्ट है बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है गाड़ी में। सो इन एडिशन टू दिस, अक्रॉस द कार हमने बल्क हेड्स प्रोवाइड किए हैं। और ये टर्मिनोलॉजी आपने ज़्यादा एयरक्राफ्ट या सबमरीन्स में सुनी होगी, कि जहाँ पे बीच बीच में एक फ्रेम जैसा प्रोवाइड किया जाता है जिसमें लॉन्जिट्यूडनल मेंबर्स अटैच होते हैं। और जहाँ जहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल मेंबर्स एंड बल्क हेड जुड़ता है, उस एरिया को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया है, तो उसे ओवरऑल टॉर्शनल स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद में जहाँ पे इंजन माउंट होता है और जहाँ पे सस्पेंशन माउंट्स होते हैं, उन दोनों जगह को भी हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। इससे ग्राउंड से आने वाले वाइब्रेशंस या इंजन से आने वाले वाइब्रेशंस गाड़ी के अंदर नहीं आते हैं, और कैबिन में उसका उस मतलब कोई महसूस नहीं होता है आप में अंदर में गाड़ी में। तो इन सब चीज़ों को ख्याल में रखा हुआ है। और जैसे कि आपने नेक्सॉन के बारे में बताया कि हमने 5 स्टार अचीव किया है, तो इस गाड़ी को भी हमने ARAI को सबमिट किया हुआ है BN कैप असेसमेंट के लिए, और कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट आएंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि वो भी अच्छे ही आएंगे। आप 3 इंजन्स के साथ आ रहे हैं, हाँ पेट्रोल, जी। डीजल और साथ ही नया जो है पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर हाइपरियन जिसका आपने नाम दिया है। तो ये जो नया इंजन है, इसकी खासियत क्या है? ये आपको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो सवाल ये। तो when you make a SUV, you need both kind of let's say performances. You need people who have need for owning a SUV, but they are happy to have a comfortable ride only. And there are people who, after owning a SUV, would want to have a very spirited ride, a very powerful machine under the hood. So to meet the requirements of the second category of people, we have produced this 1.2 GDI engine, and it is technically very, very advanced compared to anything else available in the market today. So this uses a 350 bar fuel injection system. So this uses a GPF, which has got a 4-way conversion catalyst in addition to a normal catalyst. It has very advanced kind of fuel injectors, which are also 3rd and 4th generation. So what it means is that we can achieve very, very accurate fuel metering in this car, which increases the life of the injectors almost to the life of the car. So you don't need to change injectors almost throughout the life of the car. So this is also made possible by a closed loop control between the amount of fuel and how it is burning, right down to sensing the emission output at the engine and after the catcon. And this is a closed loop by which the fuel gets, let's say, modulated to an extent where you always get very good combustion from the engine. So so many things are there. आप DCT ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, DCT गियरबॉक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी डीजल इंजन के साथ। तो DCT का जो एक ड्रॉबैक है वो ये कि मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो क्या डीजल जो डीजल DCT है उसमें आपको लगता है कि मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी? कस्टमर्स के दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा। नहीं, ये सवाल आएगा, और अच्छा हुआ आपने पूछा। तो 2 चीजें इसमें हैं जिसकी वजह से ये गुंजाइश नहीं आएगी। फर्स्ट इज वी हैव यूज समथिंग कॉल्ड वेट क्लच। एंड आपने ये भी देखा होगा कि जो जो लोग भारत में DCT लेके आए थे, और जब वो ड्राई क्लच के साथ आए, तो उनको सबको परेशानी हुई, क्योंकि इंडियन एनवायरनमेंट इज वेरी डस्टी. So we have taken care of that by providing a wet clutch. So what this means is that dust kind of effects will not hamper anything in the engine. In addition to that, our DCT is also very intelligent by itself. It has mechanisms to self-heal. जिसका मतलब होता है कि अगर आपके ऑयल में से कोई डस्ट पार्टिकल अंदर आ भी जाता है और वो एक आध वॉल्व में आ जाता है, तो the DCT is able to sense this and
flush in extra oil to take out the dust particle, and then it gets trapped in the filter. So because of this, we have kind of fully taken care of Indian environments in which the DCT has to be, running always. ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें अब आप पेट्रोल डीजल तो दे रहे हो, वो भी पेट्रोल में 2 ऑप्शन भी आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सीएनजी भी सपोर्ट कर पाएगा? सो हमने ये देखा है कि भारत में सीएनजी 4 मीटर से कम वाली गाड़ियों में बहुत है, 4 मीटर से ज्यादा वाली गाड़ी में अब तक ज्यादा नहीं है। तो हम इस स्पेस के ऊपर नजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और अगर हमारे कंज्यूमर्स को सीएनजी में अट्रैक्टिवनेस है तो हमने ये तैयारी की हुई है कि आज नहीं तो कल हम इसमें सीएनजी ला सकते हैं। बट प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेगा? प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेगा, जी हाँ। ओके, इसके साथ ही एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या किस तरीके का प्रोडक्शन प्लान है? डीजल कितना, हाइपरियन या फिर 1.2 जीडीआई के लिए कितना आपने प्लानिंग की है, और कितना 1.2 टर्बो पेट्रोल के लिए प्लानिंग की है? ये एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में आज भी इस कैटेगरी में करीबन 40% प्लस डीजल होता है, और गैसोलीन में वंस अगेन जीडीआई इज लेस एंड टीसी और एनए इज मोर। सो इस प्रोपोर्शन में हम भी तैयारी कर रहे हैं, और जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होगा वैसे वैसे हम इसको भी रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मैनुअल और ऑटोमेटिक, उसकी क्या प्लानिंग है? सो भारत में ऑटोमेटिक कुछ ही साल पहले आया है, तो आपने देखा होगा कि छोटी गाड़ियों में ऑटोमेटिक अभी आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, करीबन 15% के आसपास है। और यही अगर आप फुल साइज एसयूवी में देखेंगे तो वहाँ करीबन 50-55% के ऊपर ऑटोमेटिक पेनिट्रेशन है ऑलरेडी, और मिड साइज एसयूवी में इन दोनों के बीच में करीबन 30-35% होगा अब। लेकिन ये प्रतिशत जो है भारत में बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इंडियन इंडस्ट्री मैच्योर्स, जैसे जैसे city traffic goes on increasing, we will find that automatics is going on increasing in India also. ये जो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है ना, ये इंडियन मिडिल क्लास का एक एस्पिरेशनल सेगमेंट है। जब हम मिड साइज एसयूवी गाड़ी खरीदते हैं तो हमें लगता है we have arrived in life, तो हमारी एक्सपेक्टेशन इस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट से बहुत ज्यादा है। हमें इसमें फीचर्स चाहिए, अच्छी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, ये दोनों तो आपने बहुत अच्छे से मैनेज कर दिया, लेकिन उसका एक और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमें जो एक्सपीरियंस चाहिए ओईएम की तरफ से, चाहे वो सेल्स का हो या फिर आफ्टर सेल्स का हो, वो भी प्रीमियम चाहिए। अब टाटा मोटर्स की गाड़ियां देखने में अच्छी हैं, फीचर्स बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्वालिटी इशू पर सवाल उठ रहा है, और आफ्टर सेल्स पर बहुत बड़ा सवाल है। तो जब आप इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट में आ रहे हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या प्लान बनाया है आपने? सो टाटा मोटर्स पिछले कई साल से आपने देखा होगा कि हर एरिया में प्रगति कर रहा है, और सेल्स में भी और आफ्टर सेल्स में भी, इन दोनों एरिया में भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर साल ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट ला पाएँ, और ये हुआ भी है। तो इस जर्नी के ऊपर जब हम कर्व ला रहे हैं तो उसमें एक और स्टेप आगे जाएंगे, और आप देखेंगे कि इस एरिया में भी हमारा सेल्स भी और आफ्टर सेल्स भी और इम्प्रूव होता जाएगा। बट आपने क्वालिटी कंट्रोल एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल वहां पर इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं फॉर कर्व? It's not just curve, in every car. So you'll see that year on year our manufacturing process controls and quality is going on increasing, and that is one of the reasons why we have also gained in market share and as well as customer acceptance. And in JD Power also we have scored very well in the last couple of years, where 3-4 products are in the podium finish for us, or maybe 5 products already. And in other products also, this is continuously improving. So you'll see that this is also something that we are very serious about, and year on year there will be a good improvement. Now that आपने मार्केट शेयर की बात कर ली है, आप थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर बन चुके हैं, तो क्या आप कर्व के बाद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सेकंड लार्जेस्ट बन जाएंगे बहुत जल्दी? नहीं,
with every car that we introduce, we are making sure that we are becoming a very serious player in the respective segment. So this is all we can say for now, that we would like to make sure that we are in people's consideration set, and with the super beautiful body that we have with our Curve coupe, and with all the powertrains that we're bringing in. So we are sure we'll make a deep impact in this segment also. Thank you. Thank you, Mr. Savarkar, for taking time out and talking to us, and best of luck for Curve. Thank you.